इजराइल में जब कंपलसरी मिलिट्री सर्विस होती है सभी नागरिकों के लिए तो भारत में सब खुश हो जाते हैं। लेकिन अग्निपथ स्कीम में क्या बुरा था? जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मेजर एल एस चौधरी और आज हम बात करेंगे भारत सरकार की अग्निपथ स्कीम के बारे में। अग्निपथ स्कीम को लेके बड़ी सारी चीजें आती हैं, कोई कहता है अच्छी है, कोई कहता है खराब है और बेरोजगारी बहुत है। तो फिर भी बहुत सारे बच्चे जा रहे हैं, दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। तो आइए आज समझते हैं इसके बारे में कि ये स्कीम क्या है, कैसे है, इसके फायदे नुकसान क्या है। आज दिन में ही मैं अपने एक दोस्त से बात कर रहा था और उनसे बात करते करते किसी ने बोला कि अरे, गांव के बच्चे हैं, उनको इसके बारे में क्लैरिटी नहीं है और भारत तो गांव का ही देश है, तो सारे बच्चे तो गांव में हैं। अगर उनको ही सही इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी तो अच्छे बच्चे भारतीय सेना में कैसे आते रहेंगे लगातार। तो इसके लिए कंफ्यूजन दूर करने के लिए मैं एक कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो बना रहा हूं जिससे आप आराम से समझ सको और कहीं छुटपुट अंग्रेजी शब्द को छोड़ के मैं कोशिश करूंगा कि पूरा का पूरा वीडियो हिंदी भाषा में रहे। ऑल राइट, आइए तो हम समझते हैं। सबसे पहले बात आई इसराइल की। देखिए, इसराइल 1948 में एक देश बना और आईडीएफ बना, इजरायली डिफेंस फोर्सेस। इजरायली डिफेंस फोर्सेस जब 1948 में बनी तभी से ही उन्होंने बोला कि एक छोटा देश है और आसपास के सारे देशों के साथ उनकी लड़ाई चलती थी। जैसे आपने अरब इजराइल वॉर के बारे में भी सुना होगा। तो इसराइल एक छोटा सा देश है और चारों तरफ से जितने भी देश थे उन सब से उसकी लड़ाई थी और ऐसे में ये जरूरी था कि वो कैसे भी अपने आप को डिफेंड करे और उसका सिर्फ एक ही रास्ता था कि जितने भी नागरिक हैं सब के सब लड़ाई के लिए तैयार रहें और अगर जरूरत पड़े तो हथियार लें और लड़ने के लिए बॉर्डर पे पहुंच जाए। लेकिन जब ये बात हम भारत के संदर्भ में करते हैं तो कहानी थोड़ी सी अलग हो जाती है। इसराइल की जनसंख्या बहुत कम है लेकिन हमारी जनसंख्या 140 करोड़, जिसमें से आधे से ज्यादा लोग हमारे यूथ फोर्स में आते हैं। हम दुनिया के मोस्ट पॉपुलस भी हैं और मोस्ट यूथफुल कंट्री भी हैं। यानी कि हमारी जो नौजवान मैन फोर्स है या मैन पावर जिसको बोलते हैं वो सबसे ज्यादा है। अब ऐसे में करोड़ों लोगों को एक साथ फौज में कैसे भर्ती किया जा सकता है? बड़ा मुश्किल है। और साथ ही एक और चीज है, हमारी इसराइल के जैसी कंडीशन नहीं है। हम एक बहुत बड़े राष्ट्र हैं, हम ऑलरेडी एक बहुत अच्छी डिफेंस फोर्सेस रखते हैं और हम बहुत स्ट्रांग कंट्री हैं। लेकिन इसराइल से कंपैरिजन करना इसमें तुक नहीं बनता। लेकिन उसके बाद भी ये डिमांड उठ रही थी कि हमारे भी दुश्मन हैं चारों तरफ और ऐसे में बहुत जरूरत है कि हम बहुत ही डायनामिक, बहुत ही यूथफुल और बहुत ही टैक्स हैवी फोर्सेस को मेंटेन करें। और इसी चीज को लेके भारत सरकार लेके आई पॉलिसी जिसको बोलते हैं अग्निपथ स्कीम। तो आइए अब समझते हैं। हम ये समझ गए कि अग्निपथ स्कीम इसराइल के तर्ज पे कुछ कुछ समझ में आके हमने बनाई। लेकिन अब समझते हैं इसकी जरूरत क्या है। देखिए, अभी वॉरफेयर इज एवर इवॉल्विंग, यानी कि वॉरफेयर जो लड़ाई युद्ध कौशल होता है वो निरंतर अपडेट होता रहता है। जैसे अगर हम देखें कि रामायण के समय में, महाभारत के समय में एक अलग तरीके से लड़ाई होती थी, लेकिन जब अलेक्जेंडर भारत पे हमला करने आया तो वो एक अलग तरीके से लड़ाई हुई। तब के हमारे जो राजा महाराजा थे, मौर्य वंश, गुप्त वंश, इन सब का एक अपना अलग तरीका था लड़ाई लड़ने का। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे चीजें चेंज हुई। भारत में राजा महाराजा होते थे, उनकी अपनी सेनाएं होती थी, एक तरीके से लड़ाई करते थे और ज्यादातर ये जो लड़ाइयां होती थी तीर कमान, भाले, तलवार, इस टाइप के वॉरफेयर के इक्विपमेंट्स को यूज करके या वेपन्स को यूज करके लड़ाई होती थी। उसके बाद एक बार बाबर आया, जब बाबर आया तो तोप आई, तोप खाना आया, एक नई विंग बनी आर्टिलरी और इस तरीके से चीजें इवॉल्व होती गई। भारत आजाद हुआ, हमने देखा हथियार वगैरह किस तरीके से आए। उसके बाद 99 में जब कारगिल की लड़ाई हुई तो हमारे पास एक गन थी, बोफोर्स। बोफोर्स गन ने पूरा गेम चेंज किया, उसको एक गेम चेंजर माना जाता है। और अभी जो हमारी लेटेस्ट कॉन्फ्लिक्ट हुई पाकिस्तान के साथ तो हमने देखा ड्रोन्स का इस्तेमाल हुआ, यानी कि डायरेक्ट फोर्सेस का इन्वॉल्वमेंट रिड्यूस होता जा रहा है और टेक हैवी काम होते जा रहे हैं। अब हमें सोल्जर्स की जरूरत है जो टेक्नोलॉजी को समझे, चाहे वो जवान है चाहे वो अफसर है, थोड़ा सा टेक्नोलॉजी को अच्छे से समझे जिससे हम यूटिलाइज कर पाए। ड्रोन बनाने की तो शायद हो सकता है कोई दूसरी कंपनी बनाएगी, लेकिन ड्रोन ऑपरेटर तो हमारे अपने फौजी होंगे, तो उनको ये जानकारी होनी चाहिए। इस चीज को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने सोचा कि जो नंबर्स हैं, यानी कि जितने फौजी लोग एक्टिव सर्विस में हैं, वो नंबर धीरे धीरे थोड़ा सा रिड्यूस करने की जरूरत है
और टेक्नोलॉजी हैवी आर्म फोर्सेस बनाने की जरूरत है। और इसके लिए जरूरी है कि हमारे पास जो नए जवान आए, नए सोल्जर्स आए, रिक्रूट्स आए, वो इस प्रकार के हों जो टेक्नोलॉजी को समझें और आज के जमाने के फास्ट मूविंग डायनेमिक एनवायरनमेंट में अच्छे सूटेड हो। और दूसरा, फौज में जाने की किसकी इच्छा नहीं होती? वो यूनिफॉर्म का चार्म, इज्जत, देश के लिए कुछ कर जाना, डिसिप्लिन, ये सारी चीजों की तमन्ना बहुतों की होती है। लेकिन अगर मैन पावर रिड्यूस होगी तो रिक्रूटमेंट रिड्यूस होगा, रिक्रूटमेंट रिड्यूस होगा तो कम बच्चों को चांस मिलेगा फौज में जाने का। जैसे आज मैं आपसे कहता हूं कि मैं मेजर एल एस चौधरी हूं, फक्र के साथ कहता हूं। क्यों? क्योंकि मैंने भारतीय सेना में सेवा करी। और ऐसा बहुत सारे लोग चाहते हैं करना, उनके लिए ये एक सुनहरा मौका बनता है अग्निपथ स्कीम। तो आइए अब समझते हैं कि अग्निपथ स्कीम के तहत अगर आप भारतीय सेना में जाना चाहते हैं तो तरीका क्या है। सबसे पहले एलिजिबिलिटी। एलिजिबिलिटी आती है एज रिक्वायरमेंट की। 17.5 से 21 साल के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। आप 10th या 12th पास होने चाहिए डिफरेंट ग्रेड्स के लिए या डिफरेंट ट्रेड्स के लिए अगर आपको जाना है। और उसके बाद आपको भारतीय नागरिक या नेपाल और भूटान का सब्जेक्ट होना चाहिए। और उसके बाद आप अप्लाई करते हैं, रजिस्ट्रेशन करते हैं और सिलेक्शन प्रोसेस शुरू होता है। हाइट्स और मेडिकल रिक्वायरमेंट जो है वो आप नोटिफिकेशन से पढ़ें, क्योंकि ये चेंज होते रहते हैं रैली टू रैली। आइए अब समझते हैं सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा। सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले होगा कॉमन एंट्रेंस एग्जाम। तो यहां मैं आपको एक बताता हूं, एक छोटा सा कॉन्ट्रास्ट। पहले जो भर्तियां होती थी अग्निवीर या अग्निपथ स्कीम आने से पहले, रेजिमेंटल सेंटर्स में होती थी या ओपन रैलीज होती थी। और उसके अंदर सबसे पहले आपकी दौड़ या फिजिकल टेस्ट होते थे। और जो बच्चे फिजिकल टेस्ट पास कर लेते थे, सिर्फ उन्हीं का एंट्रेंस टेस्ट या रिटन एग्जाम होता था। यहां पे भारत सरकार ने थोड़ा सा चेंज करा। अभी सबसे पहले कॉमन एंट्रेंस एग्जाम होगा, सीईई जिसको बोलते हैं। ये एक सीबीटी या कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। और इसके अंदर आपको प्राइमरीली जनरल नॉलेज, जनरल साइंस, जनरल इंग्लिश और जनरल मैथमेटिक्स पढ़ने की जरूरत होती है। यानी कि आपकी 10th लेवल तक की जो जनरल अवेयरनेस, 8th लेवल तक की आपको वो पूरी जानकारी होनी चाहिए। ये टेस्ट हो जाने के बाद अगर आप इस टेस्ट को पास करते हैं, सीबीटी का रिजल्ट आने के बाद आपको फिजिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाता है। फिजिकल टेस्ट में भी बहुत ज्यादा मारामारी नहीं है। तो सबसे पहले ये समझ लीजिए कि इस पॉलिसी ने प्रोसेस को थोड़ा स्ट्रीमलाइन करा। तो जो बहुत सारे बच्चे दौड़ के लिए आते थे और उसमें कई बार हमने सुना कि बसेस वगैरह में प्रॉब्लम हो रही है, कुछ बच्चों के एक्सीडेंट भी हुए और कुछ धक्का मुक्की जैसे किस्से कई बार सुनने को आए। अब ये चीज रिड्यूस हो जाती है, क्योंकि सबसे पहले जब आपने कॉमन एंट्रेंस एग्जाम पास किया तो ऑलरेडी फिल्टर्ड बच्चे ही फिजिकल के लिए आएंगे। इन बच्चों का 1.6 किलोमीटर का रन होगा, फिर इनके पुलअप्स होंगे। पुलअप्स 10 करने होते हैं और 1.6 किलोमीटर की आपको रेस करनी होती है। लड़कियों के लिए इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, उनके लिए लॉन्ग जंप और हाई जंप भी होते हैं। ये भी आप पूरा नोटिफिकेशन से पढ़ें, क्योंकि इनमें छोटे मोटे चेंजेस आ सकते हैं। आइए उसके बाद बात करते हैं कि जब आपने रिटन भी पास कर लिया और फिजिकल टेस्ट भी पास कर लिए, अब होता है आपका मेडिकल टेस्ट। मेडिकल टेस्ट सारे आर्म फोर्सेस में कंपलसरी है आपका। उसमें हाइट, वेट से लेके आपके एक्सरेज, ब्लड वर्क, यूरिन टेस्ट, ये सारे टेस्ट किए जाते हैं कि आपको कोई प्री एग्जिस्टिंग मेडिकल कंडीशन तो नहीं है। आई साइट चेक की जाती है कि प्री एग्जिस्टिंग कोई कंडीशन तो नहीं है। मेडिकल्स होने के बाद फिर एक फाइनल मेरिट लिस्ट बनता है। जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनता है उसके अंदर आपको आना चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया कि पुलअप्स, जब आप पुलअप्स करते हैं तो 10 करते हैं तो उसके अलग पॉइंट है, 8 करते हैं, 9 करते हैं तो उनके अलग अलग पॉइंट्स हैं। वैसे ही रिटन एग्जाम में जो आपके मार्क्स आए हैं उसके बेसिस पे सबको टोटल करके आपका एक मेरिट लिस्ट में नंबर बनाया जाता है। और अगर आप मेरिट इन हो गए तो फिर आप जाते हैं ट्रेनिंग के लिए। अब बात करते हैं ट्रेनिंग की। जब आप ट्रेनिंग के लिए जाते हैं तो डिपेंडिंग ऑन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, आप किस ब्रांच के लिए सेलेक्ट हुए हैं और उसके अंदर भी आप किस ट्रेड के लिए सेलेक्ट हुए हैं, उसके बेसिस पे आपको ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है। ट्रेनिंग प्राइमरीली दो पार्ट्स में होती है। पहली ट्रेनिंग होती है जो बेसिक कॉम्बैट ट्रेनिंग जिसको कहते हैं। तो आपको बेसिक कॉम्बैट ट्रेनिंग पहले दी जाती है, उसके बाद में आपको इंडिविजुअल एडवांस ट्रेनिंग दी जाती है। ये दोनों को मिला के आपकी ट्रेनिंग जो होती है लगभग 30 हफ्ते के आसपास होती है। और ये ट्रेनिंग होने के बाद आपको, यहाँ पे मैं एक क्लेरिफिकेशन देता हूँ आगे बढ़ने से पहले। जो आपको ये ट्रेनिंग मिल रही है
ये एक प्रॉपर सोल्जर वाली ट्रेनिंग होती है। ये कोई आई वॉश नहीं है, जैसा कई लोगों को ऐसा डाउट था कि पता नहीं क्या ट्रेनिंग कराएंगे, कैसी ट्रेनिंग कराएंगे। यहाँ पे आपको प्रॉपर सोल्जरली ट्रेनिंग मिलेगी और आपको कॉम्बैट रेडी सोल्जर के रूप में तैयार किया जाएगा। ये ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाने के बाद आप एक रेगुलर यूनिट में जाएंगे। जैसे आर्टिलरी में रेजिमेंट, इंजीनियर्स में रेजिमेंट कहा जाता है, वैसे इन्फेंट्री, एएससी और बाकी जगह पे बटालियन कहा जाता है। उनको हम यूनिट बोलते हैं एज अ सिंगल टर्म। आपको वहां से एक कॉम्बैट रेडी यूनिट में भेजा जाता है। डिपेंडिंग ऑन आपका ट्रेड एंड लोकेशन ऑफ द बटालियन, आप वहां रेगुलर सोल्जर वाली ड्यूटी करते हैं एज पर योर ट्रेड। किसी भी तरह की गलतफहमी मन में ना रखें। यहाँ पे आप 4 साल की कंपलसरी सर्विस करते हैं। आप पूरे सोल्जर वाली ड्यूटीज करेंगे, आप सोल्जर्स के साथ ही रहेंगे, सेम यूनिफॉर्म पहनेंगे, सब कुछ सेम होगा और आपकी रैंक होगी अग्निवीर। आपका 4 साल का जो कंपलसरी या मैंडेटरी पीरियड है वो कंप्लीट हो जाने के बाद उसमें से आप जितने टोटल बच्चे गए हो उसमें से 25% यानी कि एक चौथाई जो बेस्ट होंगे उनको आर्मी में अब्सॉर्ब किया जाएगा। पूरे 4 साल, हर साल आपकी जो परफॉर्मेंस रहेगी, आप किस तरह से ड्यूटी करते हैं, किस तरह से आपने क्या क्या काम किए, उसके बेसिस पे आपकी रिपोर्ट बनाई जाएगी। और उस रिपोर्ट्स के बेसिस पे जो टोटल परसेंटेज, जो करेक्शन, जो टोटल बच्चे वहां पे गए हैं उन सब में से 25% यानी कि एक चौथाई को आर्मी अब्सॉर्ब कर लेगा और 3/4 बाहर चले जाएंगे। ऑलराइट, इस दौरान मुझे पता है अभी आपको क्या सवाल आ रहा है। अभी सवाल आ रहा है, अरे साहब एक चौथाई तो अंदर रह जाएंगे, बाकी 3/4 क्या हम क्या जाके पान बेचेंगे? नहीं, तुम पान नहीं बेचोगे। सरकार ने और फौज ने इसके बारे में बहुत कुछ सोचा है, जो मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। आइए तो आगे बढ़ते हैं। जो भी अग्निवीर ड्यूटी के टाइम पे 4 साल के दौरान, उसको 30 से 40 हजार के बीच में इंक्रीमेंटल उसको सैलरी मिलेगी। साथ में जहां पे भी वो अपनी बटालियन के साथ पोस्टेड है उसके हिसाब से रिस्क अलाउंस भी मिलेगा। ऑलराइट, उसके बाद जब आपका 4 साल का मैंडेटरी पीरियड खत्म हो जाता है तो लगभग 11 साढ़े 11 लाख रुपए आपको मिलेगा, लमसम अमाउंट। तो अगर आप एक समझदार बच्चे हो तो आप अपनी सैलरी में से भी कुछ सेविंग्स करोगे, कुछ फंड्स आप इकट्ठे करके रखोगे, प्लस गवर्नमेंट और आपकी कुछ सेविंग्स में से मिलाकर आपको लगभग 11.5 लाख रुपए लमसम दिए जाएंगे, जिसको आप अगर समझदार हो तो बहुत जुडिशियसली, बहुत अकलमंदी से सही जगह पे इस्तेमाल कर सकते हो। उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। अब जब 4 साल की आपकी मैंडेटरी सर्विस पूरी हो गई और एक चौथाई लोग एब्जॉर्ब हो गए, बाकी जो 3/4 बाहर आएंगे, सबसे पहले उनको जो 11.5 लाख रुपए मिलेंगे, उसके अलावा उनको एक सर्टिफिकेट मिलेगा, स्किल सर्टिफिकेट, आर्मी के थ्रू। जिस भी ट्रेड में उन्होंने काम किया है उस स्किल सेट का उनको एक स्किल सर्टिफिकेट मिलेगा, जिसको यूज करके आप कई चीजें कर सकते हैं। जैसे सीएपीएफ में आपको प्रायोरिटी रिक्रूटमेंट का ऑप्शन मिलेगा, तो जितने भी सीएपीएफ्स हैं उनमें आप जा सकते हैं। उसके अलावा रेलवेज में और पीएसयूज में वहां पे आपको रिजर्वेशन मिलेगा। उसके बाद प्राइवेट सेक्टर, तो एक तो आपने जो स्किल सर्टिफिकेट लिया है, भारत के बड़े बड़े प्राइवेट सेक्टर्स जैसे टाटा, महिंद्रा, अदानी ग्रुप, ऐसे कई बड़े प्राइवेट सेक्टर्स ने गवर्नमेंट के साथ एग्रीमेंट करा है कि वो अग्निवीर जो बाहर आएंगे और अप्लाई करेंगे उनको प्रायोरिटी पे जॉब्स देंगे। और उसके बाद अब आप में से कुछ लोग होंगे जो कहेंगे कि हम और पढ़ाई करना चाहते हैं, तो ऐसे में भारत सरकार ने कई यूनिवर्सिटीज के साथ एमओयूज किए हैं, जिसके तहत आप फर्दर स्टडीज, मान लीजिए कि आपने 12th क्लास पास किया था और उसके बाद आपने अग्निवीर में गए, 4 साल वहां पे आपने सेवा की और जिसका आपको स्किल सर्टिफिकेट मिला। अब उसके साथ आके आप यूनिवर्सिटीज को अप्रोच कर सकते हैं जिनके साथ भारत सरकार के एमओयू है, और आप फर्दर स्टडीज, अपना ग्रेजुएशन कर सकते हैं। अब आपकी मिलिट्री सर्विस, आपका पास थोड़ा सा किटी में पैसा आ गया, राइट? वो पैसा भी आपको मिला, प्लस आपको स्किल सर्टिफिकेट मिला और आपने ग्रेजुएशन की एक अच्छी यूनिवर्सिटी से, तो आप एक बहुत अच्छे पैकेज बन जाते हो किसी भी प्राइवेट सेक्टर या गवर्नमेंट सेक्टर में अच्छी जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए उसके बाद। और जो 1/4 जो थे, जो एब्जॉर्ब हो गए, वो परमानेंट सोल्जर्स बन गए। आइए अब समझते हैं कि इस स्कीम का असली फायदा क्या है।
इस स्कीम का असली फायदा है दोनों के लिए, भारत सरकार के लिए, भारत के लिए, और आप सब युवाओं के लिए। सबसे पहले देखिए आपको क्या मिलेगा। आपको मिलेगा एक मिलिट्री डिसिप्लिन, मिलिट्री यूनिफॉर्म पहनने का, देश की डायरेक्ट सेवा करने का मौका। हम बहुत तरीके से देश की सेवा कर सकते हैं, लेकिन आर्म फोर्सेस के थ्रू आप डायरेक्ट सेवा कर रहे होते हो देश की। आप देश के दुश्मनों से सामने से लड़ते हो, तो आपको एक वो मौका मिलेगा। एक यूनिफॉर्म पहनने का चार्म, वो आपको और कोई नहीं दे सकता, आपको वो मिलेगा। उसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें, आप डिसिप्लिन लाइफ सीखेंगे, आप टाइम मैनेजमेंट सीखेंगे, आप लीडरशिप स्किल सीखेंगे, जो उस तरह की स्किल्स आपको कोई भी और नहीं सिखा सकता। और ये सब के साथ आप एक पैकेज बनेंगे जो मोस्ट एलिजिबल, लाइक जिसको हर कोई पाना चाहता है। हर कंपनी आप जैसे बच्चों को लेना चाहेगी कि वो आए, और वहां पे आपको देख के बाकी बच्चों का भी डिसिप्लिन इंप्रूव होगा, और इससे सबको, सिस्टम को और सोसाइटी को फायदा होगा। ये हुआ आपका फायदा। अब देखते हैं भारत सरकार को और फौज को क्या फायदा है। भारत सरकार को फायदा, भारत सरकार को एक बहुत बड़ा फायदा है, क्योंकि हम एक यूथ नेशन है। हमारी जो यूथ फोर्स है, सबसे ज्यादा आप लोग हो, सबसे ज्यादा 20-25 साल तक के लड़के भरे पड़े हैं, लड़कियां 20-25 साल, फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ जोश, पूरी ताकत। वो कहां जा रही है? हम उसको एक डायरेक्शन देते हैं। वो डायरेक्शन मिलने से वो फोर्स भारत के लिए अच्छा सोचना शुरू करती है, अपना माइंड अच्छे से यूटिलाइज करती है, क्योंकि उसको स्किल मिल गया, क्योंकि उसको एक डायरेक्शन मिल गया, क्योंकि उसको एक डिसिप्लिन मिल गया। और इस तरीके से देश का पूरे का फायदा होता है, और आपको देख के अगली जनरेशन जो है, आपके बाद आने वाले जो बच्चे हैं, वो भी मोटिवेट होते हैं। अब बात करते हैं फौज को क्या फायदा है। देखिए, जैसा मैंने शुरू में बताया, वॉरफेयर चेंज हो रहा है, इवॉल्व हो रहा है, तेजी से चीजें बदल रही हैं, हाईटेक वॉरफेयर हो रहा है, और ऐसे में हमें बहुत अच्छी मैन पावर चाहिए, बहुत सुटेबल कैंडिडेट्स चाहिए, क्यों, जो जल्दी से चीजें लर्न करें, जल्दी से सीखें और जल्दी से उसको इंप्लीमेंट कर पाए। और ऐसे में हमें बहुत सारे अच्छे, इंटेलिजेंट और बहादुर बच्चे आप जैसे मिलते हैं, जो फौज में जाते हैं और 4 साल के लिए बहुत अच्छी सेवा देते हैं। और उनमें से भी सिर्फ 1/4 होते हैं जो कंटिन्यू करते हैं, यानी कि क्रीम ऑफ द क्रीम, सबसे अच्छे बच्चे वहां पे रह जाते हैं। तो इससे फौज का भी फायदा, देश का भी फायदा, और आपका भी फायदा। अब दोस्तों, ये सारी चीजें हमने समझी। अब समझते हैं फिर प्रॉब्लम क्या थी। मैं बताता हूं आपको। हमें एक आदत पड़ी हुई थी कि एक बार फौज में चले गए, हमारी लाइफ लॉन्ग के लिए चीज हो गई, और उसके बाद हम फौज में रहते हैं। लेकिन उसमें कई बार ऐसी भी चीजें आती हैं कि कुछ बच्चे होते हैं जो कहते हैं मैं कुछ साल के लिए फौज में काम करना चाहता हूं, मैं कुछ साल के लिए देश की सेवा करना चाहता हूं। और ऐसे में अदर रैंक्स में, यानी कि सिपाही जीडी के रूप में मौका नहीं मिलता था। ऑफिसर्स के केस में शॉर्ट सर्विस कमीशन होता था, जो ओटीए चेन्नई से सर्विस ट्रेनिंग करके आते थे, और 5 साल तक अपनी सर्विस करते थे, एंड फिर बाहर चले जाते थे। लेकिन जवानों को ये मौका नहीं मिलता था। हमने देखा कि काफी सारे हमारे जवान बहुत इंटेलिजेंट, बहुत बहादुर हैं, लेकिन वो 15 साल का कंपलसरी अपना सर्विस करते थे, उसके बाद बाहर आते थे, क्योंकि ऐसा कोई ऑप्शन नहीं था कि आप शॉर्ट टर्म के लिए कर पाओ। और ऐसे में बहुत सारे बहादुर बच्चों को ये मौका नहीं मिलता था। तो अग्निपथ स्कीम के थ्रू आपको ये मौका मिल रहा है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि आदत पड़ी थी ना, एक बार मैं फौज में भर्ती हो गया, अब तो मुझे कुछ करना नहीं, बस मैं सर्विस करता रहूं। तो आप अच्छे हो या बुरे हो, आप वो कंपलसरी पीरियड आपको करना होता था, आपका मन है या नहीं है, आपको करना पड़ता था। लेकिन अब ऐसा नहीं, अब ऑप्शन है। अब ऑप्शन भारत सरकार और भारतीय सेना के पास भी है कि अगर आप अच्छे नहीं हो तो आपको निकाल सकते हैं, निकाल दिया जाएगा। 3/4 को तो निकलना है ना। और जवान के पास भी ये ऑप्शन है, अगर वो चाहता है कि मैं सिर्फ कुछ साल के लिए सेवा करना चाहता हूं, तो यू आर वेलकम। अगर आप अच्छे हो, बहादुर हो, इंटेलिजेंट हो, आपके लिए भारतीय सेना के दरवाजे खुले हैं, जो पहले नहीं थे, अब उससे ज्यादा खुले। यानी कि पहले अगर सिर्फ 25% बच्चे वहां पहुंचते, तो अभी 100% बच्चे वहां पहुंच रहे हैं, 3 गुना ज्यादा, टोटल 4 गुना बच्चे वहां पहुंच रहे हैं। तो सेना को भी ऑप्शन मिल रहा है कि वो भी छलनी बाद तक लगा सके, सिर्फ सिलेक्शन प्रोसेस में नहीं, उसके बाद भी। तो ये एक तरीके से विन विन है सबके लिए। और यहां पे आप एक पूरी जिंदगी की नौकरी की तलाश में ना रहें, आप यहां पे रहें नेशन बिल्डिंग के लिए। आप इस चीज के लिए तैयार रहें कि आप अपने यूथ में
प्राइम यूथ में आप देश की सेवा में डायरेक्टली इन्वॉल्व हुए। इससे अच्छा मौका नेशन बिल्डिंग में डायरेक्ट योगदान करने का मौका मैं समझता हूं कि बहुत अच्छी एक स्कीम है। तो दोस्तों, आज के इस टॉपिक को यहाँ पे खत्म करता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को प्रोसेस का ओवरऑल माइंडसेट का आइडिया लगा होगा। मुझे पता है अभी बहुत सारे आपके क्वेश्चंस होंगे जो मैं आंसर नहीं कर पाया हूं, तो आप कमेंट्स में वो क्वेश्चंस मुझे लिखें, मैं उनको बताने की कोशिश करूंगा। और और भी अगर कोई ऐसे क्वेश्चंस है तो आप मुझे लिखिए, मैं और ऐसे वीडियोस बना के आपके लिए तैयार करूंगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।